हाय एवरीवन। आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे और कंपनीज रूल के फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में अराउंड 1600 आते हैं एज ए ट्रेडर। तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हैड प्योरली अ ट्रेडिंग फंक्शन, उनका सिर्फ ट्रेडिंग एज ए फंक्शन था। बट लेटर इन 1765 ईआईसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेंड द दीवानी राइट्स। उनको दीवानी राइट्स कहाँ से मिलती है? शाह आलम से। वो जो है शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हार जाते हैं। कब? बैटल ऑफ बक्सर में। इस बैटल ऑफ बक्सर के हार जाने के बाद उनको दीवानी राइट्स देना पड़ता है और इस राइट के देने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का करियर जो है एज ए टेरिटोरियल पावर स्टार्ट होता है। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इतना ही। इसके बाद क्या होता है कि कंपनीज रूल स्टार्ट होते हैं। इस कंपनीज रूल के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कंपनी रूल का, इसके बारे में बैकग्राउंड जानेंगे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट में वाई दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट, इसके फीचर्स क्या है, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट क्या सच में हेल्पफुल था, तो उसका आंसर है नो, और हम लोग देखेंगे क्यों, और फाइनली क्रक्स देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग कंपनीज रूल का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सबसे पहले कि कंपनीज रूल जो है 1773 से ही स्टार्ट क्यों हुआ, 1600 से क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 के अप्रॉक्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अप्रॉक्स आई थी। ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो कंपटीशन फेस कर रहे थे अदर कंट्रीज से। एंड सेकेंडली था ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। सेकेंड पॉइंट ये था कि कंपनी ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि इट वॉज ए मोनोपोली ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, उनका ये इकलौता कंपनी था इंडिया में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इनको इसको बचाया जाए, इसके प्रॉफिट्स को सेव किया जाए, इसके प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए। तो फाइनली जो भी इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स थे, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट्रियन के मेंबर्स भी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए फर्स्ट एक्ट। जो भी आया उसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमें ये मिलता है कि ये जो कंपनी रूल है 1773 से ही क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब हो गई थी और मोनोपोली नहीं बन पा रहा था। तो इसके जो स्टेक होल्डर्स ने डिसाइड की इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड होता है कि जो कंपनीज रूल था 1773 और 1858 तक जो चला था, ये आप टाइम लाइन जरूर याद रखें, ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है। इस पीरियड में क्या हुआ था, तो बहुत ही 3-4 एक्ट पास किए गए थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है। क्यों एक्ट पास किया था? टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसके कंट्रोल और सुपरवाइज करना चाहते थे। क्यों सुपरवाइज करना चाहते थे? क्योंकि इनके फाइनेंशियल काफ़ी खराब हो गए थे और इनके एक्टिविटीज जो भी थी मोनोपोलीज को नहीं मेंटेन कर पा रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो ये हुआ कंपनीज रूल में हुआ क्या था। और फाइनली ये रूल कब एंड होता है? कंपनी रूल एंड होता है 1858 में, आफ्टर द स्पॉय म्यूटनी, और उसके बाद क्या हो जाता है, क्राउन्स रूल शुरू हो जाता है। तो इसके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहला एक्ट आया था 1773, इसके बारे में 3-4 पॉइंट से सारे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाई दिस एक्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग ये लिखेंगे, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज पहली बार कर रही थी इस एक्ट के थ्रू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि इस एक्ट के लाते के साथ ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, टू लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इस एक्ट का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ जाता है। नेक्स्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। ये इसके बारे में जानने के बाद ही आप आंसर्स वगैरह लिख पाएंगे। तो इसके फीचर्स क्या आते हैं? सबसे पहले कि इस एक्ट को रेगुलेटिंग ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स टेरिटोरियल पोजेशन। मतलब ये एक्ट जो भी ईस्ट इंडिया के पास जो टेरिटरीज थे उसको पोजेस करने दिया, बट ये एक्ट जो इनके एक्टिविटीज और फंक्शन को कंट्रोल किया। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग। ये कंप्लीटली पावर नहीं लिया, बट इट स्टार्टेड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग। ठीक है।
नेक्स्ट फीचर में आते हैं, तो ये डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। ये याद रखेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में आ सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट ने कितने मेंबर का काउंसिल बनाता है, तो 4 मेंबर्स, जिसका एक गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, और द फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, जिनका जो टाइम पीरियड ये भी देख ले, 1774 टू 1785, 11 साल का इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, और उनके बाद जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, इनके 2 सबऑर्डिनेट्स भी बनाए गए थे, जो कि थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, अब देखो कोई भी किसी को सबऑर्डिनेट बनेगा, दे विल नॉट लाइक देम, राइट? उसके कारण क्या होता है, वो उनसे हेट करते थे गवर्नर जनरल से, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, जिसके कारण क्या होता है, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी थ्रू आउट द ईयर। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्ट ने प्रोवाइड किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1774। ये सारे फीचर्स ही हैं इसके रेगुलेटिंग एक्ट के, इसको आप ध्यान से रख लें, याद कर लें। इस एक्ट का रियल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल एंड मैनेज द करप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सो द एक्ट प्रोहिबिटेड, जो भी उनके सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि डायरेक्ट प्राइवेट ट्रेड में वो एंगेज नहीं कर सकते हैं, ब्राइब नहीं ले सकते और गिफ्ट नहीं ले सकते फ्रॉम नेटिव। ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे वो इलेक्टेड किए जाते थे 5 ईयर्स के बेसिस पे, और 1/4 जो भी थे उनको रिटायर कर दिया जाता था एवरी साल, और उसके बाद भी वो दोबारा री इलेक्ट नहीं किया कर सकते थे। दे कैन नॉट फाइट द इलेक्शन अगेन एंड री इलेक्टेड। तो इस तरह से करप्शन को एक्चुअली इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया था और उसको टारगेट किया था। फाइनली क्या हुआ, द एक्ट टोल्ड द गवर्निंग बॉडी था कि जो भी इसका जो भी इसका डायरेक्टर होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, टू रिपोर्ट ऑल इट्स अफेयर्स, मतलब जो भी होगा रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ईटीसी, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको रिपोर्ट प्रोवाइड करनी थी सारे के। और फाइनली ये जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो बना था 1774 के एक्ट के थ्रू, ये कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। सर इलिजा इम्प्ले वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। वो जस्टिस जो है कहाँ, इंग्लैंड से आने वाले थे, और उसके इसमें क्रिमिनल और सिविल ज्यूरिडिक्शन इसमें हैंडल किए जा सकते थे। ठीक है, तो ये की ऑब्जेक्टिव्स थे या फीचर्स आप कह लो इस एक्ट के। डू मेक ए नोट्स ऑफ दिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट लाने से ही कोई हेल्पफुल था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी इतने सारे करप्शन थे उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में? तो इसका आंसर है सीधा सीधा नो, क्योंकि ये जो डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, जिसमें कि एक गवर्नर जनरल थे, फिर इसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और 2 सबऑर्डिनेट्स थे, ये खुद ही काफ़ी करप्ट थे, तो इस कारण ये चल नहीं पाया था। 1781 में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड सीओडी टू इंक्वायर अबाउट दिस एंड ट्राई टू रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग, बट उस समय फिर क्या हुआ, सीओडी ने ब्राइब कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और मामला को दबा दिया था। तो इसका क्रक्स क्या हुआ? क्रक्स में हम लोग ये एक सिंपल समरी आप कह लो, उसमें एक समराइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों पास किया गया? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दे एंजॉयड द अनलिमिटेड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अनलिमिटेड पावर था, इसीलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी हो गया था। तो इस एक्ट के द्वारा किया क्या गया था, एक गवर्नर जनरल बनाया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाना था, उसका एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्लस 2 सबऑर्डिनेट गवर्नर्स मद्रास और बॉम्बे का। ये स्ट्रक्चर याद कर लो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्ट्रक्चर था। ठीक है, एंड फाइनली जो भी ये जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, उसमें हेटिंग स्टार्ट हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद जो इस एक्ट के अंदर था कि नो प्राइवेट ट्रेड एंड ड्राइव्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुड रिपोर्ट ऑल द अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर इतना ही है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वाई दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा था, इसके फीचर्स क्या-क्या हो गए, ये रेगुलेटिंग एक्ट हेल्पफुल था या नहीं, और फाइनली क्रक्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर्स एक्ट के बारे में जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।